আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার এক সমাধিস্থলে। এক সমাধিস্থল অর্থাৎ কার সমাধিস্থল? গুমনামি বাবা বা ভগবানজির সমাধিস্থল। অনেকেই বলেন, এমনকি লেখা পর্যন্ত রয়েছে গুমনামি বাবা বা ভগবানজি বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কি যে সমাধিস্থল। এবং সেই সমাধিস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটাই কারণ অনেকেই মনে করেন এবং এখানে মানুষ বিশ্বাস করেন যে এই গুমনামি বাবা বা এই ভগবানজি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এবং তিনি যখন জীবনযাপন করেছেন কলকাতা থেকে তার যাবতীয় পোশাক আশাক থেকে শুরু করে বই থেকে শুরু করে তিনি যা খেতে ভালোবাসতেন তা কিন্তু এসেছে। এবং এইখানে যে সমাধিস্থল, প্রতি বছর সেই সমাধিস্থলে নির্দিষ্ট দিনে একটি অনুষ্ঠানও কিন্তু পালন করা হয় এবং কলকাতার অনেক মানুষও কিন্তু উপস্থিত থাকেন। এনারা বিশ্বাস করেন, আজও বিশ্বাস করেন, এই গুমনামি বাবা বা এই ভগবানজি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। রাম ভবন, উত্তরপ্রদেশের রাম ভবন। আমরা এই রাম ভবনের খোঁজ খুঁজছিলাম এবং রাম ভবন খুঁজছিলাম একটাই কারণ গুমনামি বাবা বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যাকে বলা হয়, তিনি কি এই বাড়িতে ছিলেন তা জানবো, তা গল্প শুনবো, তা শোনার চেষ্টা করব। চলুন আমরা রাম ভবনে ঢুকে যাই এবং কথা বলি এখানে যিনি রয়েছেন এই বাড়ির প্রধান সদস্য এবং প্রধান ব্যক্তি শক্তি সিংয়ের সঙ্গে। কেন? কারণ এই বাড়িতে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে স্মৃতি, যে অংশ, সেগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে মূর্তি, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বাড়ির সামনেই শক্তি সিং, তিনি ঠিক কি বলছেন চলুন তার সঙ্গে কথা বলা যাক। উত্তরপ্রদেশের রাম ভবনের একদম ভেতরে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই মুহূর্তে ছবি দেখে বুঝতে পারছেন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। গুমনামি বাবা অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, যেভাবে ভাবা হতো যে গুমনামি বাবাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, ঠিক এই বাড়িতেই থাকতেন। আমি কথা বলার চেষ্টা করব শক্তি সিংয়ের সঙ্গে। आप क्या क्या देखा है उस टाइम? इधर ही तो रहते हैं बाबा जी। आप लोग क्यों मानते हैं बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? देखिए, इनके साथ ये रहा है कि ये जैसे हमारे यहाँ आने के पहले ये अयोध्या में थे, अयोध्या के पहले बस्ती में थे, बस्ती के पहले करीब 6 साल ये फिर अयोध्या में रहे हैं। उसके पहले ये सीतापुर में नैमिषारण में थे, उसके पहले इटावा में थे, उसके पहले लखनऊ में थे। जब संपूर्णानंद जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उस समय का कार्यकाल इनका लखनऊ में बीता था। इस तरह से पिछले पूरे आज़ादी के बाद से लेकर आप समझ लें 47 से लेकर के और आपके 85 तक का पूरा इतिहास उनका खंगाला जा चुका है और सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये रहे हैं। इनके साथ ये रहा है, जहाँ भी रहे ये आज तक कोई इनको देख नहीं पाया। जहाँ भी रहते थे बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही गुप्त तरीके से रहते थे ये। हमारे यहाँ भी जब आई है तो बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चला कि आने वाले हैं। किसी बताया कुछ और गया मुझको। डॉक्टर अर्पिम शाह जो उनको लेके आए थे मेरे यहाँ, उन्होंने बताया कि हमारे ग्रैंडफादर हैं, उनको रहना है यहाँ पर, हम लोग उनकी देखभाल करते हैं, वो अयोध्या में रहते हैं। तो मैंने कहा आपके ग्रैंडफादर हैं तो आप अयोध्या में क्यों रखते हो, आप उनको अपने घर पे क्यों नहीं रखते हो? बोले नहीं, उन्होंने संन्यास ले लिया है और अब वो घर में नहीं रह सकते। इस तरह करके हमारे यहाँ भी आए तो कम से कम उनको 2 महीने लग गए उनके सामान धीमे धीमे आने में। कभी 2 बॉक्सेस आ जाते थे, कभी उसके बाद 2 स्टूल आ जाते थे, फिर 2 एक कोई चेयर से आ जाती थी, फिर एक अलमीरा आ गई। इस तरह करते करते 2 महीने तक उनका सामान आता रहा धीमे धीमे। और 2 महीने बाद एकाएक मालूम पड़ा कि रात में व्हील चेयर पर 2 लोग उनको लेके आके उन्होंने यहाँ शिफ्ट करा दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ आई है। तो जहाँ भी रहते थे ये धीमे धीमे एक मरमरिंग शुरू हो जाती थी कि जो रह रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तभी अपना स्थानीय बदलते थे। और वैसे ही यहाँ पर भी जो है जब वो आए थे तभी ये उसके 2-3 महीने क्या 6 महीने बाद ही अंदाज लग गया था कि वो जो रह रहे हैं यहाँ पर वो कौन है। ये इसके उनके बारे में मालूम पड़ गया। क्या देखकर अंदाजा लग गया था? देखिए, उन्होंने तो कभी अपने आप को बताने की कोशिश ही नहीं की मैं कौन हूँ। उन्होंने हमेशा अपने आप को जो है ये बताया कि मैं दीनहीन भिखारी हूँ और आपकी शरण में रह रहा हूँ। उन्होंने हमेशा इस बात को बताया। और इतने सामान जो उनके पास से निकले हैं
जो अब आपको बताऊं मैं, इस घटना में ये जैसे 16 सितंबर को उनकी डेथ हुई, 2 दिन तक इंतज़ार होता रहा कि कलकत्ता से लोग आएंगे, कलकत्ता से लोग आएंगे, लेकिन कलकत्ता से कोई नहीं आया। 2 दिन बाद 18 सितंबर को उनका क्रिमिनेशन किया गया यहाँ पर, और 18 सितंबर के बाद 29 दिसंबर को उनकी जो भतीजी है ललिता बोस, सुरेशन बोस की बेटी, वो यहाँ आती हैं, और उन्होंने आने के बाद फिर जो है यहाँ पर कलेक्टर से बात किया कि भाई पहले तो मेरे आई, तो यहाँ उस समय ताला लगा हुआ था यहाँ पर, तो उन्होंने, हम लोग गए कलेक्टर से बात की, इंदुभूषण पांडे जी यहाँ पर कलेक्टर थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा बहन जी बहुत बड़ा विषय है और इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ऊपर बात कीजिए। तो वीर बहादुर सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के, उनसे समय मांगा गया और 4 जनवरी को हम लोग जाके उनसे मिले मुख्यमंत्री जी से। जैसे ही ललिता बोस जी को उन्होंने देखा, वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि बहन जी मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, मैं इसमें कोई मदद आपकी नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या, जो हालात हैं इसमें कोई भी आपकी मदद करने में मेरे ख्याल से सक्षम नहीं होगा। मैं आपको एक राय दूंगा कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए, शायद आपको वहाँ से कुछ मदद मिले। तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कोर्ट की तरफ मूव किया, एक रिट किया इन्होंने, उसमें बताया इन्होंने कि साहब जो फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में जो रह रहे थे वो हमारे चाचा प्रतीत होते हैं, और उनके सामानों को तुरंत संरक्षित किया जाए और इस विषय की जांच करें। तो उसने इंट्रीम ऑर्डर किया कोर्ट ने कि भाई जितना सामान वहाँ से निकला है उसके इन्वेंट्री बना के सारा सामान सुरक्षित माल खाने में रखा जाए और उसकी जांच करवाई जाए। तो करीब 8 से 10 महीने लग गए, इन सामानों को एक एक करके सारे सामान निकाले गए, उनकी पूरी इन्वेंट्री बनी। तो जब सामानों को निकाला जाने लगा, उनकी इन्वेंट्री बनने लगी, तो ये वही स्थिति थी कि बिना आंख वाला भी अगर देखेगा सामान को या महसूस करेगा सामान को तो बता देगा किसके सामान है ये, क्या थे उसमें क्या नहीं थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको मैं, इसमें देखना पड़ता है आपको, आप जानिए कि भगवान जी जिनको हम लोग गुमनामी बाबा कहते थे, जिनको हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानते हैं, एक भी सामान में सुभाष का एस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हर सामान कहीं ना कहीं से नेताजी की तरफ इंडिकेट करता है। इंडिकेट करता है, क्या कहते हैं उसमें? देखिए मोटा मोटा बताया जाए तो जैसे गोल फ्रेम का चश्मा नेताजी पहनते थे वो था, तमाम जो वहाँ फौज में काम आने वाली दूरबीनें होती वो थी उनके पास। बुक्स तो आप सोचिए कि इंडिया चाइना वार पे, सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर जितनी बुक्स भी देश में क्या विदेशों में भी जितनी बुक्स होंगी, सबकी सारी बुक्स इनके पास मिली। और बुक्स ही नहीं, खाली बुक्स, सबसे महत्वपूर्ण क्या, बुक्स तो कोई भी रख सकता है, उन बुक्स के ऊपर खास खास जगहों पर जो उन्होंने अपनी कलम से लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कोई आम आदमी नहीं लिख सकता, ना कोई साधु सन्यासी लिख सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं, कर्नल एक बुक थी इंडियो चाइना वार के ऊपर, उसमें लिखा था कि कर्नल फलाने सेकेंड वर्ल्ड वार में वो जा रहे थे, तो लद्दाख में उनको कहाँ से कहाँ जाना था, इसका पूरा उसमें डिटेल दिया गया है कि यहाँ से यहाँ इनको जाना था, और उस बीच उनके ऊपर खतरे रास्ते में कहीं थे, कहाँ खतरे हो सकते हैं उनके ऊपर। तो उसके ऊपर इनका कमेंट था कि ये गलत दिशा से गई है, इनको पूर्व इधर से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का अगर रास्ता पकड़ते ये तो आसानी से पहुंच सकते, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं था। तो आप सोचिए एक ब्रिगेडियर और कर्नल के ऊपर, एक जनरल के लिखे हुए किताबों के ऊपर, उनके कमेंट्स के ऊपर कोई आदमी कमेंट कर रहा है अगर, तो वो आदमी कौन हो सकता है? करते करते हम रूम पे सामने आ चुके हैं। हम पूरा रूम देखना चाहते हैं। আমরা এই মুহূর্তে রুমের একদম যে কক্ষের মধ্যে থেকেছিলেন গুমনামি বাবা বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, সেই রুমের মধ্যে একদম প্রবেশ করেছি। একদম ছোটোখাটো একটা রুম, একদম সাধারণ একটা ঘর, এবং সেই ঘরের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যেই রয়েছি। এই ঘরেই তো উনি থাকতেন। এই মুহূর্তে দেখানোর চেষ্টা করবো, এখান থেকে জুতো খুলে, অর্থাৎ পায়ের জুতো খুলে এখানে প্রবেশ করছেন উনি, এবং এই ঘরটার মধ্যেই উনি থাকতেন। একদম ছোটোখাটো ঘর।
ঢুকেই ঘরের ভিতর ঢুকেই আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ছবি, অন্যদিকে গুমনামি বাবা ছবি অর্থাৎ ভগবানজির ছবি। দুই ছবি আমরা এখনো এই দুই ছবি রেখে দিয়েছেন আপনারা, दो पिक्चर अभी भी इधर हैं। एक तो नेताजी का चित्र है और उसके साथ साथ जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं वो एक जिसे कहा जाए कि एक बनाया हुआ चित्र है वो, क्योंकि जब यहाँ रहते थे तो हमारे कुछ जो और भी टेनेंट हमारे रहते थे यहाँ पर पीछे, उन्होंने उनको, उनकी महिलाओं ने, उनके बच्चों ने कभी कभी इनको धूप सेकते हुए व्हील चेयर पर मूव करते हुए देखा है। तो उनके बताने के आधार पर, और एक बहुत पहले एक फ़ोटो छपी थी, एक अंदाज पे इनके लोगों ने छापी थी फ़ोटो गुमनामी बाबा की, इन दोनों फ़ोटो को मिला के इनका स्केच बनवाया गया था। उसके आधार पर लोगों ने माना कि हाँ भाई ये, जिन्होंने देखा था उनको, उन्होंने कहा हाँ साहब बिल्कुल उन्हीं की तरह हो बहु चित्र है। तो वो उनका चित्र है, दो चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं और यही वो कमरा था जिसमें वो रहते थे। और इसके साथ साथ ये जो आप खिड़की देख रहे हैं सामने, इस खिड़की के उधर हम लोग बैठा करते थे, या जो भी उनसे मिलने आता था वो उधर बैठता था और वहीं से उनकी बातें होती थी। हम लोगों को जैसे ये था कि एक तो उनके मिलने वालों को, सेम खिड़की है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? एज इट इज जैसे उस समय था आज भी सब वैसे ही है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जैसे उस समय था वैसे ही आज भी बना हुआ ही है। लेकिन ये है कि निकट भविष्य में अब इसमें कुछ जो है मैं बनाना चाहूँगा, क्योंकि तमाम लोग आते हैं और यहाँ पे जो म्यूज़ियम भी बनाया गया है, हाई कोर्ट के हमारी रिट के आदेश पर जो म्यूज़ियम भी बना है, उसमें सामान तो करीब 400 सामान, टोटल सामान जो थे वो 2760 सामान थे, 2760 आर्टिकल्स थे, जिसमें केवल 427 सामान लाके म्यूज़ियम में रखा गया है। लेकिन वो म्यूज़ियम भी ताला बंद कर दिया गया है। क्यों इस बारे में? इसके बारे में सरकार की कुछ सोच होगी, या ये कह लीजिए कि अभी उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अभी तो सरकार ही बता सकती है कि क्यों नहीं हुआ इसका उद्घाटन। मैंने तमाम इसमें पत्र लिखे हैं कि भाई जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सारा सामान म्यूजियम में रख दिया गया है तो उसको पब्लिक के लिए ओपन भी करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको ओपन नहीं किया गया है। अब तो आगे आने वाले समय में वो जो म्यूजियम था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। तो अब आगे ये भी देखना है कि वो सामान वहाँ पर रहते हैं या उन सामानों को कहीं और शिफ्ट किया जाता है। बहुत बड़ा सवाल है। अब वो जो बिल्डिंग है वो सरकारी संरक्षण में न होके अब वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई है। এই কক্ষের মধ্যেই ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এমনটাই মনে করা হয় এবং গুমনামি বাবা। এই মুহূর্তে এই যে কক্ষ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ঘর দেখতে পাচ্ছেন, ছোট ঘর, সাধারণ ঘর এবং কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি। দেখানোর চেষ্টা করব এই সেই জানালা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে এবং এর যে কাঁচ, মধ্যখানের কাঁচ, সেই কাঁচ কিন্তু নেই, অর্থাৎ ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু কোনোভাবে রিকনস্ট্রাকশন বা রিডেভেলপমেন্ট করা হয়নি। এবং এই কক্ষের ঠিক ওপারেই যারা দেখা করতে আসতেন তারা যারা দেখা করতে আসতেন তারা ঠিক ওই কক্ষের ওপাশ থেকেই কথা বলতেন। যেভাবে আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক এভাবেই এই পাশ থেকে ওপাশে কথা বলতেন। সেভাবে দেখা যেত না, খুব নিজেকে আড়াল করে রাখতে পছন্দ করতেন, এমনটাই বলছেন শক্তি সিং। এবং তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, নিজে অনুভব করেছেন এবং এখানে যারা থাকতেন তারাও অনুভব করেছেন। ঠিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ঠিক এই জায়গা থেকে কথা বলতেন এবং এই কক্ষটার মধ্যে থাকতেন, এই ঘরটার মধ্যে থাকতেন যেখানে এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলা। যাবতীয় ছবি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব, যাবতীয় তথ্য আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে দেওয়ালগুলি দেখানোর চেষ্টা করি, সেই সময়কার দেওয়াল, অনেক দেওয়ালই ফাটল ধরেছে, রং উঠে গিয়েছে, চুন সুরকির দেওয়াল এবং সেই দেওয়ালের বাড়ি, রুম কিন্তু এখন সেভাবেই রয়েছে। কোনোভাবে আমি আবারও বলছি এই কক্ষটা কোনোভাবে কোনো রিকনস্ট্রাকশন হয়নি, রিডেভেলপমেন্ট হয়নি, এমনটাই জানাচ্ছেন তিনি।
ভিডিও জার্নালিস্ট রজনীকান্ত বেটার সঙ্গে সন্তু পান, রিপাবলিক বাংলা, উত্তরপ্রদেশ। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।